तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम की तैयारी चल रही है। एग्जाम की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। इस वक्त एग्जाम की तैयारी का सीजन चल रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। आज 3 फेब है और आई थिंक 20 के बाद 20 से 25 के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर है। आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आपकी तैयारी को और शार्प बनाने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे इस साल क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम 2026 फेब के महीने में देने जा रहे हैं और आपका एग्जाम 20 से 25 के बीच में है, आई थिंक 23 फरवरी को आपका परीक्षा है, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको पहला मॉडल पेपर दे रहा हूँ। इस पहले मॉडल पेपर में आप देखेंगे कई सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि जो 5 मॉडल पेपर जिसका आज पहला मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, अभी इसके अलावा 4 वीडियो आपको और मिलेगा। अगर ये पांचों वीडियो आपने पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया तो यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में आप शानदार करके आएंगे। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपने रिजल्ट की पूरी क्रेडिट आप इसी वीडियो को देंगे। तो ये मेरा आपसे पूरा वादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि ये 5 वीडियो आपके लिए एकदम हेल्पफुल हो। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं क्लास 10th के बच्चों के लिए पेपर में कुल 1 से लेके 30 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 1 से 20 तक जो सवाल मिलेगा वो आपको एमसीक्यूज मिलेगा। एमसीक्यूज का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। 21 से 30 तक जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज का मतलब इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है और इसके लिए आपको अलग से एक ओएमआर मिलेगा और जो ऑप्शन सही है उसी ओएमआर में आपको इस तरह से क्या करना है, गोला भरना है। इसके अलावा 21 से 30 तक जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, यानी उसके लिए आपको एक आंसर शीट अलग से मिलेगी जिसपे आप अपना आंसर राइट डाउन करेंगे साहब। ये 2 अलग अलग पार्ट है। बाकी अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो इसमें ग्रामर भी है साहब प्लस लिटरेचर भी है साहब, और दोनों को मिला के 35 यहाँ से पूछेगा, 35 यहाँ से पूछेगा। ये 1-2 मार्क्स का अप डाउन भी हो सकता है और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 70 मार्क्स आपको कुल अटेम्प्ट करने हैं। बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का अपना पहला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा वो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट ए। पार्ट ए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एमसीक्यूज। अभी आप देखेंगे आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। इस अनसीन पैसेज पीछे कुछ क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको उसी अनसीन पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। सवाल ये जो भी है आपका ये एमसीक्यूज में, यानी इसके नीचे 4 ऑप्शन है। जरा सवाल को देखिएगा साहब और एमसीक्यूज देखने के बाद आप सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं साहब कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी आपसे पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस कौन है। ऑप्शन है अ ग्रेट मर्चेंट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर। इसका आंसर आपको अनसीन पैसेज में, अपने मन से नहीं देना है, अनसीन पैसेज में आपको मिलेगा। तो अनसीन पैसेज में आई थिंक पहली लाइन में इसका आंसर है। क्या कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। पहले ही लाइन में इसका आंसर है कि ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस कौन थे साहब? ग्रेट लीडर थे इंडिया के। अब इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है 4th ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा डी। इसलिए क्वेश्चन को देखिए, आंसर को नोट डाउन करिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप मुझे कमेंट करते रहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में 85 प्लस चाहते हैं। वो कमेंट बॉक्स में जाके पहले यस लिखे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, ऑप्शन देख लीजिए, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये जो पैसेज है, इस पैसेज में पूरी बातचीत जो हुई है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हुई है। इसका मतलब अगर मैं अनसीन पैसेज को ना देखूं फिर भी मैं अपने से ये लगा सकता हूं सुभाष चंद्र बोस, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेना है। तो जरा सा अपने अनसीन पैसेज पे जाएंगे और अनसीन पैसेज में देखिए कहीं ना कहीं आपको इसका जो मेजर वर्ड है नेशनल, इंडियन नेशनल आर्मी। ये इंडियन नेशनल आर्मी आपको अनसीन पैसेज में जरूर मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे है इंडियन नेशनल आर्मी, और ये कौन ऑर्गेनाइज किया था? ही का मतलब कौन है साहब? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कही गई है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही है साहब वो सुभाष चंद्र बोस ही इसका
सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही ऑप्शन है साहब, वो सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। ये नारा किसने लगाया था साहब? ये आपको भी पता होगा, ये नारा किसने लगाया था? ये नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस ने। और ऑप्शन में देखिए सुभाष चंद्र बोस आपको जरूर मिलेगा, यानी इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी ये जो आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, ये कंसिन पैसेज में मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे साहब। यानी यहाँ से आपका 3 नंबर बहुत इजीली आप इसको गेन कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या करें? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक ये ग्रामर के सवाल है। इसमें कोई एक ऑप्शन आपका सही है और वही आपको चूज करना है, और ये 4 से 8 ग्रामर के सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साहब क्या कह रहा है। ही फिल इन द ब्लैंक्स देयर विद हिज फादर। ऑप्शन है शैल बी गो, हैड गॉन, व्हेन। ऑल ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप बताइए। इसमें ये सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए, पहले आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पहले आप बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप मुझे इसका आंसर बताइए। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ही देयर विद हिज फादर, अगर मैं शैल बी लगाऊंगा तो ही शैल बी गो, और याद रहे कि शैल बी ये मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ गो नहीं गोइंग होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। हैड गॉन, ये हैड पास्ट परफेक्ट है और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अगर इसका सेंस पास्ट परफेक्ट का निकलेगा तभी ये लगेगा। लेकिन इसका जो सेंस निकलेगा कि वो वहां अपने दोस्त के साथ गया, वो वहां अपने दोस्त के साथ गया। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस भी हिंदी शब्द में, जिस भी हिंदी वाक्य के लास्ट में या ये आए, इसको हम लोग चेंज करते हैं साहब पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट परफेक्ट में ये नहीं बनेगा। जब ये दो ऑप्शन गलत है साहब, तो ए बी सी कैसे सही हो सकता है? इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। एक ऑप्शन आपका बचा ऑप्शन सी, और यही ऑप्शन सी आपका सही है। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और गो का सेकंड फॉर्म होता है व्हेन, यानी इसका जो सही ऑप्शन है साहब वो है वेल। तो आप मुझे बताइए आपका ऑप्शन सही था या गलत था? कमेंट करते रहिए साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप और कुछ ज्यादा नहीं जानना चाहते, इसका मतलब आप कौन है? सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्टरी, डिससेटिस्फाइड। ऑप्शन दीजिए। ये सवाल मैंने ऑफलाइन में भी आपको हल कराया है। ऑप्शन देखिए, आंसर दीजिए साहब। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, जो ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है जब मैं आपसे कोई सवाल करूंगा इसका मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। लेकिन जब मैं और कुछ सवाल करना ही नहीं चाहता, जब मैं आपसे कोई बात करना ही नहीं चाहता, मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता, इसका मतलब मैं क्या हो गया हूं? सेटिस्फाई। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन सही होगा साहब वो है ऑप्शन सी। ये ए बी और सी ये थोड़ा सा अप डाउन हो गए, आप इसको सही कर लीजिएगा। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाइड चाहे ए में आ जाए, बी में आ जाए, सी में आ जाए, डी में आ जाए, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, जो आगे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइड। यानी 5 का सही ऑप्शन था सी। अगला क्वेश्चन देखिए साहब। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको एक रीअरेंज सेंटेंस दिया है, उसको अरेंज करना है। आपके पास है 5 सेकंड। हर एमसीक्यूज में मैं केवल आपको 5 सेकंड दूंगा साहब, नहीं तो हमारी वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी बन जाएगी। इससे पहले वीडियो की लेंथ 1.5 घंटा बन के मेरा टारगेट है कि ये वीडियो हमारा 40 से 50 मिनट का बने। इसलिए हम लोग इस वीडियो में कोई टाइम पास नहीं करेंगे, अपने सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साहब कि एक सेंटेंस है रीअरेंज, उसको अरेंज करना है। अ डीप वी हैव स्टूड आवर फॉर लव कंट्री, इसको अरेंज करना है। चलिए साहब करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए। फॉर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब गलत। अ डीप सब्जेक्ट नहीं है, गलत। शुड ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गलत। एक ऑप्शन सही लग रहा है वी, यानी यही मेरा सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब जो मेरा ऑप्शन बन जाएगा वी स्टूड, ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब ये डीप, डीप लव ये मेन वर्ब है, और इसके बाद मेरा एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या हम लोग जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। तो यही मेरा जो ऑप्शन डी
है वही मेरा सही ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। आप मुझे बताइए कितने बच्चों का ये सवाल सही था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि एक शब्द जो गलत है, मिस स्पेल्ड है, यानी 3 स्पेलिंग इसमें सही है, एक स्पेलिंग इसमें गलत है। अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कई शब्द आपको मिलेगा जिसमें पहले आई ई होता है, और ऐसे कई शब्द आपको मिलेगा जिसमें ई आई होता है। अक्सर हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सवाल आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देगा। आपके पास है 5 सेकंड, और आप मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही है। अचीव सही है, बिलीव सही है, रिसीव सही है, डिसीव सही है। इसमें से 3 सही है, एक गलत है, और वही गलत वाला आपको चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, अचीव की स्पेलिंग आई ई होती है साहब, ये भी सही है। बिलीव में आई ई होता है, ये भी सही है। डिसीव में ई आई होता है, ये भी सही है। एक ऑप्शन है आपका रिसीव, ई आई होता है और यहाँ पे आई ई दिया हुआ है, इसका मतलब यही स्पेलिंग हमारी गलत है। रिसीव की जो सही स्पेलिंग है वो है RECEIVE, और यहाँ पे IE दिया हुआ है, जबकि आपको EI पहले लिखना था। यानी मेरा जो सही स्पेलिंग है वो है ये। इसमें एक ऑप्शन मेरा गलत था C, और ये मुझे चूज करना था। अगला सवाल देखिए साहब, आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए कि कौन सा सवाल का कौन सा ऑप्शन आपने सही लगाया, ताकि मुझे भी बाद में पता चलता रहे। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कह रहे भैया, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। इन है, ऑन है, एट है, ओवर है। पहले सवाल देखेंगे, आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन देखिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आप बता दीजिए। इन इन लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑन लगेगा कि एट लगेगा, ओवर लगेगा? आप मुझे बताइए इस 4 प्रीपोजिशन में से इन, ऑन, एट, ओवर, इस 4 में से क्या सही लगेगा, पहले आप मुझे बता दीजिए। आइए मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। याद रहे, ये गेट की बात हो रही है, गेट की बात हो, डोर की बात हो, तो ये एज अ डेस्टिनेशन काम करता है, और इससे पहले हम लोग हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। यानी इन भी गलत है, ऑन भी गलत है। ऑप्शन बी, यहाँ पे देखिए सी बी आगे पीछे हो गया, लेकिन और इसमें से एट सही होगा, ओवर गलत होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो एग्जैक्ट जो प्रीपोजिशन है वो है एट। यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे साहब, एट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा साहब जरा। हाँ, आगे 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या कह रहा है कि आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, नीचे आंसर देना है। क्या करें साहब, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। यानी एक लेटर, आपने वो लेंचो वाली कहानी पढ़ी होगी, जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाके मेल करता है, तो उस लेटर को ओपन कौन करता है, यही पूछता है। आप पहले, हालांकि आंसर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइए साहब। क्या कह रहे साहब, देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन। कौन ओपन करने जाता है साहब, पोस्टमास्टर। इसका मतलब द क्लर्क गलत है, पोस्टमैन गलत है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें से सही है, द पोस्टमास्टर। यानी इसका 9वें का जो ऑप्शन सही था वो द पोस्टमास्टर। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिए कि आपने कौन सा ऑप्शन सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए साहब, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। यानी कि लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए साहब, 30 पेसोस, 50 पेसोस, 80 पेसोस, 70 पेसोस। आप भी जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी जो थी वो पूरे 100 पेसोस की थी। उसने गॉड से 100 पेसोस मांगा था, लेकिन उसको मिले केवल 70 पेसोस। 70 पेसोस, यानी इसका जो 10वें का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 70 पेसोस। और वो बाद में कहता है कि आप अगला मनी ऑर्डर जब भी मुझे लगाइएगा, तो आप किसी दूसरे पते पर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ के इस पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब के सब बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी ठगों की टोली है, यहां मत भेजिएगा। जबकि हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 क्या कह रहे हैं साहब, ये भी इसमें ये लिटरेचर का सवाल है, और आपने लिटरेचर भी पढ़ रखा है। ऑप्शन सही करिए साहब। 11 क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन। यानी नेल्सन मंडेला जेल गए थे, बात सही है। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहे। ऑप्शन है 30, 33, 20, 25। ऑप्शन बताइए साहब। ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है कि नेल्सन मंडेला को एक बार जेल जाना पड़ा, और वो जेल में कितने साल रहे। हालांकि जेल में जाने का उनका ही अपना एक फायदा हुआ कि वो और भी, उनका जो थॉट्स था वो और भी प्रबल हो गया था, और वापस आने के बाद उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने में उनको बड़ी मदद मिली। तो आप भी जानते हैं कौन सा ऑप्शन आपने सही किया साहब। मैं कमेंट बॉक्स में बाद में देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपने सही किया, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 30, यानी ये पूरे 30 साल तक जेल में रहे साहब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। यानी कि जो लेंचो का घर था वो कहाँ था, ये भी आपने पढ़ रखा है साहब। आंसर बताते रहिए साहब, आंसर बताइए साहब।
आंसर बताइए साहब। एट द टॉप ऑफ प्लेटो, एट द बॉटम ऑफ हिल, इन अ सिटी, एट द टॉप ऑफ लो हिल। और आप अगर लिटरेचर अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपने मेरा ऑफलाइन क्लास में ये चीजें आपने पढ़ी होगी, तो आपको भी पता है कि लेंचो का जो घर है साहब वो एट द टॉप ऑफ लो हिल पर उसका घर रहता है, जहां से वो अपना खेत देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं साहब, ये भी लिटरेचर ही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग का मेन फसल क्या था साहब। आप भी जानते हैं कि कुर्ग में कॉफी की खेती होती थी, यानी वहां का जो मेन क्रॉप था वो था कॉफी। देखिए ऑप्शन में कॉफी, राइस गलत, वेट गलत, टी गलत, कॉफी सही, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन होगा कॉफी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक आपको स्टंजा दिया हुआ है, ये स्टंजा आपके ही पोएम से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और दो क्वेश्चन है 14 और 15, चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करना है अपने स्टंजा को देखते हुए। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पूछ रहा है कि पेड़ पर कौन बैठा था, पेड़ पर कौन बैठा था। तो ये देखिए क्रो का जिक्र है यहाँ पे, पिकॉक बिल्कुल नहीं, पिजन बिल्कुल नहीं, स्पैरो बिल्कुल नहीं, इसका जो सही ऑप्शन है साहब वो है क्रो, क्योंकि ये देखिए ये ऑप्शन और ये आपके पैसेज में, यानी सही ऑप्शन डी। इसका जो अगला सवाल है साहब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, यानी पोएट कहाँ खड़ा था। अंडर ए पीपल ट्री गलत, अंडर ए मैंगो ट्री गलत, अंडर ए हेमलॉक ट्री ये आपके उसमें है, अंडर ए बनियान ट्री गलत, यानी इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी। इसमें आपको हेमलॉक ट्री आपको जरूर मिलेगा, ये देखिए फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यहाँ पे ये हेमलॉक ट्री है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिएगा साहब, ये भी लिटरेचर से है, और ये जो एमसीक्यूज आपको 20 मिलेगा, इसमें ग्रामर और लिटरेचर पोएट्री हर जगह से सवाल होंगे। पूछा जा रहा है हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। आपने पूरी द थीफ्स स्टोरी पढ़ी है, उसमें अनिल और हरी ये दो कैरेक्टर हैं। उसमें एक तो बड़ा जेंटल आदमी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कहीं जॉब करता है किसी पब्लिकेशन में, वहां राइटर है, वो राइटिंग का काम करता है, लेकिन एक कैरेक्टर चोर है, और वही चोर वाला कैरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। अनिल यही वो समझदार व्यक्ति है, वो जेंटल पर्सन यही है। सुरेश, सुरेश चाचा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। राम सिंह नाम का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। एक आपका ऑप्शन बचा हरि सिंह, और यही हरि सिंह क्या है साहब इस स्टोरी में थीफ का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पीपल कॉल रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली। रामलाल की चौथी बेटी का नाम भोली था, बट हर रियल नेम वाज, और पूछा जा रहा है कि उसका रियल नाम क्या है, और आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें भोली उसका ये तो बुलाने वाला नाम रहता है ना, लेकिन उसका एक रियल नाम भी रहता है। आइए देखें, मंगला, सुलेखा, कमला, चंपा। तो इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, मंगला। और आप जानते हैं कि जो भोली का रियल नेम है वो है सुलेखा। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो स्टोरी, हर चैप्टर की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये सारे ऑप्शन आप सही करके आए एग्जाम में। तो जो भोली है इनका रियल नेम जो है वो है सुलेखा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे साहब, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, यानी वो ट्रिकी वही डॉग की कहानी, डॉग की कहानी है ये एक बार बहुत बीमार पड़ जाता है। बीमार क्यों पड़ता है साहब, अपनी लालच की वजह से। और कहते हैं कि जब ये डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने उसे क्या दिया, देखिएगा साहब, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए, इसी की वजह से तो बीमार हुआ था, तो ये बिल्कुल नहीं देता है। चॉकलेट्स दिया, बिल्कुल नहीं। क्या ये बच्चा है, छोटा बेबी है जो इसको चॉकलेट देगा, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये डॉग एक बच्चा ही है, वो जो मालकिन है आप जानते हैं कि डॉग को वो अपने बच्चे की तरह पालती है, उसे क्या क्या नहीं देती है, आप ये स्टोरी पूरा जानते हैं। इंजेक्शन एंड मेडिसिन बिल्कुल नहीं देता, उन्हें क्या देता है, नो फूड, कोई खाना नहीं देता, कोई भोजन नहीं, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसे क्या देता है, पानी देता है फॉर 2 डेज, यानी वो पूरे 2 दिनों तक उसे क्या दे, केवल पर्याप्त मात्रा में पानी दिया, खाने पीने के लिए उसने कुछ भी नहीं दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। जरा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग, हाँ कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, कि वो अपने बचपन में क्या कलेक्ट करता है साहब, ये स्टोरी आपने पढ़ रखी है। और देखिएगा साहब, स्टैम्प्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज, काइट्स। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा, स्टोरी को हम मैंने पहले भी कह रखा है कि सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो स्टैम्प बिल्कुल कलेक्ट नहीं करता, कॉइन्स इसका कोई लेना देना नहीं, काइट्स पतंग बिल्कुल नहीं, बटरफ्लाइज वो जो इकट्ठा करता है साहब अपने बचपन में, वो बचपन में इकट्ठा करता है बटरफ्लाइज यानी तितलियां। तो इसका जो 19 का सही ऑप्शन है वो है बटरफ्लाइज। यहाँ भी देखिए 20 ही ऊपर हो गया है,
और ये आप समझ लीजिएगा, ऑप्शन पे ना जाइएगा, आप इसको लिखिएगा बटरफ्लाइज। वो क्या इकट्ठा करता है? बटरफ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे, मिसेस मटिल्डा लॉयजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बारो, क्या उधार लेने जाती है भैया? अ ब्रेसलेट, नेकलेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, अ डायमंड रिंग। और आपके एक चैप्टर है आपके बुक में द नेकलेस नाम से, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी मिलता है। तो वो जो उधार लेने गई थी साहब, वो लेने गई थी नेकलेस, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है नेकलेस। तो आप मुझे बताइए जरा कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। ये सारा जो क्वेश्चन था साहब, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। अब हम लोग जो 21 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का है। मैं थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो की लेंथ छोटी बने। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये पार्ट बी है। पार्ट बी रीडिंग का पार्ट है, और रीडिंग में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। उस अनसीन पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। अनसीन पैसेज के लिए आपको पहला काम ये करना है कि आपके पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सीधा पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साहब कि व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, यानी हम लोग क्यों, एनवी का मतलब होता है साहब जीलस, कि हम लोग कभी कभी रिच पीपल से जीलस क्यों करते हैं? क्योंकि रिच पीपल अमीर होते हैं, उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो रात में आराम से सुकून से सोते हैं, कुछ भी ना करें तब भी उनके पैसे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं साहब, उनसे जीलस करते हैं। हम लोग नहीं, इस पैसेज की बात कर रहा है। तो आइए पैसेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, यानी अमीर लोगों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हाउ डू वी एनवी रिच, कि हम एक ऐसे पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर अराउंड। भैया हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो अमीर लोग होते हैं ये पूरे के पूरे साल के साल काम नहीं करते हैं और इनके पास पैसे आते रहते हैं। तो ये अमीर लोगों का काम है, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं साहब, उनसे एनवी करते हैं। आंसर मैंने पहले से लिख रखा है, लेकिन आंसर आप जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने की जरूरत है। वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल बिकॉज, क्योंकि दे हैव नो वर्क टू डू, उनके पास कोई काम नहीं होता है, ऊपर आपने पैसेज में भी देखा। दे डू नॉट हैव टू अर्न लिविंग, और उन्हें भैया जीने के लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनके पास पहले से भी है। बट कैन डू जस्ट एज दे प्लीज ऑल द ईयर अराउंड, हम लोग तो भैया पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो अमीर लोग पूरे साल अगर मेहनत ना करें तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमीर लोग हैं। यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, वो पहला चीज क्या है जो वर्क हमें देता है? तो आइए ऑप्शन अनसीन पैसेज में इसका आंसर है। अनसीन पैसेज को जरा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ऑप्शन कहाँ है। और इसमें देखिए फर्स्ट थिंग, ये हमारा फर्स्ट थिंग जो है यही इसका प्रिंसिपल वर्ड है। फर्स्ट थिंग आपको अपने आंसर में जरूर मिलेगा। जैसे आप इसको आगे पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस गिव अस हैप्पीनेस, ये हमें क्या देता है साहब, हैप्पीनेस देता है। द वर्क गिव अस सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी ये हमें दो चीज देता है, एक देता है सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरा देता है हैप्पीनेस। आंसर इसका कैसे लिखेंगे साहब, आंसर जरा से देख लीजिए। आंसर कह रहा है कि द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, वो पहला काम जो हमें देता है वो देता है हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, और यही अनसीन पैसेज में भी आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं साहब कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, कह रहा है कि सबसे अच्छा चरित्र कौन विकास करता है, कौन विकसित करता है, कौन बनाता है, चरित्र का निर्माण सबसे अच्छा कौन करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए एक बार पहले अनसीन पैसेज में इसको ढूंढ लेते हैं साहब, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, द आइडलर हाउएवर रिच लव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल कैन होल्ड अप हिज हेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प इन building up character. It teaches us good habits of punctuality, carefulness and faithfulness in work. It is man who works, not the idler, that as a rule develop the best character। यानी इसमें जो बेस्ट कैरेक्टर की बात कर रहा है साहब, वो इस आइडलर का नहीं कर रहा है। आइडलर का मतलब होता है आलस, जो काम करना नहीं चाहता, नहीं नहीं, वो बल्कि बताया जा रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल टॉयल, जो अपना उपयोगी श्रम लगाना चाहते हैं वही सबसे अच्छा किरदार डेवलप करते हैं साहब। आंसर आपको कैसे लिखना है साहब, आइए मैं आपको आंसर दिखा दूं। पेन पेपर लेके बैठिएगा साहब और वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिएगा साहब, आपसे विनम्र निवेदन है।
कह रहे हैं कि एन ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल, कहते हैं कि जो ऑनेस्ट वर्कर है, जो ईमानदार वर्कर है, वो जो पैसा कमाते हैं साहब, वो पैसा अपना उपयोगी श्रम लगा के कमाते हैं। होल्डिंग अप हिज हेड, और अपना सर ऊंचा रखते हैं। एंड रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ, और स्वयं का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो काम पर भरोसा करके पैसा कमाना चाहता है, वही सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलप करता है। अगला सवाल क्या करें साहब, हाँ, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, द मैन हु वर्क्स, एक व्यक्ति जो काम करता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो काम नहीं करता है, मतलब आलसी व्यक्ति। और आलसी व्यक्ति, अभी मैंने आपको ऊपर एक शब्द दिखाया था आइडलर, ये आइडल है, आइडल का मतलब होता है आलस, आलस, और आइडलर का मतलब होता है आलस करने वाला, यानी आलसी, यानी आलसी। इसका जो सही ऑप्शन है साहब वो है क्या, आइडलर, ऑप्शन नहीं, आंसर आइडलर। जो मेरा अगला सवाल है साहब वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मिलेगा राइटिंग। राइटिंग में आपको याद रहे कि आपको राइटिंग में दो सवाल करने हैं। एक तो आपको करना है, एक कोई आर्टिकल, आपको दो मिलेगा, उन दोनों में से कोई एक आपको करना है, और दूसरा एक लेटर एप्लीकेशन मिलेगा, दो मिलेगा, उसमें से भी कोई आपको एक करना है। आइए वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, या उसमें दो सवाल है, एक और करके दिया होगा, और दो में से एक ही आपको करना है। सवाल क्या करे साहब, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू। कहा जा रहा है कि आप अपने किसी एक दोस्त को लेटर लिखिए, किस बात के लिए, कि हम समर वेकेशन साथ में बिताना चाहते हैं, साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, इसके लिए किसी दोस्त को लेटर लिखिए। दूसरा इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, की अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, किस बात के लिए, दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी की कंडीशन है इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है, एंड इट शुड बी इम्प्रूव, और इसे थोड़ा सुधारने की जरूरत है, इस पर एक एप्लीकेशन लिखिए, किसको, कॉलेज के प्रिंसिपल को। आइए दोनों करके आपको दिखाते हैं, पता नहीं एग्जाम में कौन मिल जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये दोनों, जो एक लेटर एक एप्लीकेशन है, ये आपने इससे पहले पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस लिख कर जाइए। आइए देखते हैं, पहले तो हम लोग ये लेटर देख लें। लेटर में देखिए साहब, लेटर में सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि पहले आपको जो लेटर लिखने वाला है उसका एड्रेस लिखना होता है। जैसे अगर लेटर मैं लिख रहा हूं तो पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेटर लिखने वाले का एड्रेस है। कब लिखा जा रहा है, ये वहां पे डेट मेंशन करना है, और किसको लिखा जा रहा है, डियर रमेश को लिखा जा रहा है। आप किसी अपने दोस्त को कहा गया था, तो आप जो भी आपका दोस्त हो, किसी एक दोस्त का नाम वहां पे मेंशन करना है, और फिर आगे अपना लेटर। यहां से यहां तक ये पूरा आपका मेन बॉडी है साहब, और मेन बॉडी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर मैं भूल जाता हूं। आप मेन बॉडी को एक बार अच्छे से देख लीजिए। कह रहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई गेस, मेरा मानना है या मेरा अनुमान है, वी हैव नॉट मीट ईच अदर फॉर अ ईयर, ये हम एक साल से मिले नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सो इसलिए आई हैव गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। वाई डोंट यू आस्क योर पेरेंट्स टू ड्रॉप यू टू माई होम, तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पापा तुम्हें मेरे घर पर छोड़ जाए। किस बात के लिए भैया, फॉर अ न्यू डेज, फॉर अ न्यू नहीं, फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए अपने पापा से बोलो कि तुम्हें वो मेरे घर पर छोड़ जाए। वी कैन स्पेंड, हम बिता सकते हैं आवर वैकेशन टुगेदर, हम साथ साथ अपना वैकेशन स्पेंड कर सकते हैं। माई पेरेंट्स वुड ऑल्सो लाइक फॉर यू, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे जो मम्मी पापा है, माता पिता है, वो तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। यू टू कम एंड स्टे विद अस, और तुम्हारे साथ रहना पसंद कर लेंगे हम, यानी तुम अपने पापा से बोलो कि तुम्हारे पापा तुमको मेरे घर पर छोड़ जाएं, और हम लोग एक साथ रहते हैं और अपना समर वेकेशन साथ में स्पेंड करते हैं। पहला तो इन्होंने ये लिखा। दूसरा, आगे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके भी एक बात कही गई है, क्या साहब, कि माई लिटिल ब्रदर सलफ, मेरा जो छोटा भाई सलफ है, यू एंड आई, मेरा छोटा भाई, तुम और मैं क्या करेंगे साहब, वुड प्ले कैरम, हम लोग कैरम खेलेंगे, एंड सॉल्व पजल्स, हम लोग पजल भी सॉल्व करेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम, जो दिन में हमारे पास समय होगा उसमें कहा जा रहा है, एंड प्ले फुटबॉल, फुटबॉल भी खेलेंगे, कब, इवनिंग में। दिन में क्या करेंगे, कैरम खेलेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, और शाम में क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे।
रिलीविंग आवर चाइल्डहुड, आई होप यू विल सर्टेनली प्लान, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी इस पर प्लान करोगे, टू स्पेंड सम टाइम विद मी, यानी मेरे साथ समय बिताने का तुम जल्द ही एक प्लान करोगे। रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट योर लविंगली यक्स वाई जेड। अब ये जो यक्स वाई जेड है ये कौन है साहब, ये आप है, क्योंकि लेटर कौन लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं। ये यक्स वाई जेड या यहाँ पे ए बी सी मेंशन किया जा सकता है, या कभी कभी आपके लेटर में दिया होता है कि यू आर करके, कि आप हैं, जैसे यू आर अर्पित, यू आर अर्पित, तो यहाँ आपको मेंशन करना है अर्पित। कब, जब क्वेश्चन में दिया रहे, ना दिया रहे आप यक्स वाई जेड ए बी सी लिखकर अपने लेटर को फिनिश करिए। आगे और करके भी एक एप्लीकेशन मैंने कहा था कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो पहले आप टू लिखते हैं, फिर द प्रिंसिपल, किस कॉलेज के प्रिंसिपल है उसका एड्रेस लिखना है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। रिस्पेक्टेड सर, ये हमारा सॉल्यूटेशन है, सॉल्यूटेशन लिखते हैं, फिर अपनी बात आप लिखना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग, हमने अभी ऊपर बताया कि इसको हम लोग मेन बॉडी बोलते हैं। कह रहा है आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू पुअर कंडीशन, कि मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो थोड़ा सा कॉलेज लाइब्रेरी के पुअर कंडीशन पर आए। आवर कॉलेज लाइब्रेरी, द बुक्स आर ओल्ड, जो किताबें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, एंड डैमेज, खराब हो चुकी हैं, एंड मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स आर मिसिंग, और बहुत सारे महत्वपूर्ण किताब वहां से मिस हो चुके हैं, खो चुके हैं। द सीटिंग अरेंजमेंट, जो बैठने की व्यवस्था है, आर आल्सो नॉट कंफर्टेबल, वो आरामदायक नहीं है। देयर इज नॉट एनफ लाइटिंग फॉर रीडिंग, और पढ़ने के लिए वहां पर्याप्त मात्रा में प्रकाश भी नहीं है। लाइब्रेरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा का लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इफ न्यू बुक्स आर एडेड, यदि नई किताबें लाइब्रेरी में ऐड की जाएं, एंड प्रॉपर सीटिंग एंड लाइटिंग आर अरेंज, और बैठने की और प्रकाश की अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो इट विल हेल्प अस टू ग्रेट एक्सटेंट, यानी ये काफी हद तक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर वहां पे नई नई किताबें आ जाएं और लाइब्रेरी में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो जाए, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो ये काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। कह रहे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी को सुधारने में जो भी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जरूरी स्टेप, जरूरी कदम हो सकते हैं, वो आप जरूर लीजिए। आई होप यू विल कंसिडर, मुझे आशा है कि आप मेरे रिक्वेस्ट पर कंसिडर यानी विचार जरूर करेंगे। आगे क्या है साहब, थैंक यू, आगे आप थैंक यू लिखते हैं, ये आपने यहाँ पे थैंक यू लिखना है, योर फैथफुली एबीसी, वही जो ऊपर मैंने कहा कि लेटर लिखने वाला, एप्लीकेशन लिखने वाला नीचे लास्ट में अपना नाम मेंशन करता है। अगर सवाल में नाम दिया हुआ है तब, नाम नहीं दिया हुआ है, आप एबीसी या एक्स वाई जेड लिखकर अपने लेटर या एप्लीकेशन को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल आपको दो मिलेंगे, एक और करके मिलेगा, और ये अल्टरनेटिव है, दो में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। पहला आर्टिकल क्या है साहब, एक आर्टिकल आपको लिखना है साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज में जो साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी पर लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा क्या कह रहा है साहब कि फोन कॉन्टैक्ट सॉरी टेकिंग क्लूज गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन का जो यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, यानी सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फोन का, उसके बारे में लिखना है। तो आइए पहले मैं आपको पहले वाला करके दिखाता हूँ, साइंस एग्जीबिशन पे आंसर नंबर 23 साइंस एग्जीबिशन को पहले आप देखेंगे साहब, और इसमें कुछ क्लूज, कुछ हिंट दिए रहते हैं, और उसी हिंट को ध्यान में रखकर मुझे ये आर्टिकल लिखना होता है। कह रहा है कि ऑन द 15 अक्टूबर 2022 दयानंद मॉडल स्कूल, यानी स्कूल का जो नाम है, और डेट, इसमें डेट मेंशन करना है, स्कूल का नाम मेंशन करना है, और क्या कह रहे हैं साहब, ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन इन इट्स स्कूल, यानी इस स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज किया गया, साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस क्लासेस पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन, और इस प्रदर्शनी में बहुत सारे क्लास के अनेक बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। आगे क्या कह रहे साहब कि द साइंस एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बर्थडे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर उनके ऑनर में ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे क्या करें, द चीफ गेस्ट फॉर दिस एग्जीबिशन वाज, इस एग्जीबिशन के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन था, मिस्टर शिवमूर्ति, अ रिनाउंड साइंटिस्ट, जो एक प्रतिष्ठित, एक जाने माने वैज्ञानिक है। मॉडल्स ऑफ सोलर पावर एनर्जी, यहाँ पे सोलर पावर एनर्जी के मॉडल, स्पेस सैटेलाइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, एसी एंड डीसी मोटर्स, ऑटोमेटिक
ट्रांसफॉर्मर्स एंड रोबोट्स इट वर एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट। विद्यार्थियों के द्वारा क्या क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया साहब, ये देखिए मॉडल्स ऑफ सोलर पावर, स्पेस सैटेलाइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, एसी डीसी मोटर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, रोबोट, ये सारे उस एग्जीबिशन में बच्चों के द्वारा डिस्प्ले किया गया था। मिस्टर मूर्ति along with the प्रिंसिपल के साथ मिस्टर मूर्ति went around looking the different मॉडल, और सभी जो डिफरेंट टाइप के मॉडल थे सभी का वो भ्रमण करते हैं, सभी का मुआयना करते हैं। डिजाइन बाय द स्टूडेंट, जो डिजाइन किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड एसेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट बच्चे स्कूल के बच्चों ने जो प्रोजेक्ट उनको दिखाया था, चीफ गेस्ट को दिखाया था, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को असेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स, इस मॉडल के अलावा द स्टूडेंट्स आल्सो ऑर्गेनाइज विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी बच्चों ने विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी आपने कई बार स्कूल में ऐसा किया होगा कि उस मॉडल को आपने प्रेजेंटेशन दिया होगा, विजुअल मतलब करके दिखाया होगा एकदम लाइव, टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर वर्किंग मॉडल्स, कि उनका मॉडल कैसे काम करता है ये उनको विजुअल प्रेजेंटेशन करके दिखाया जाए। एट द एंड ऑफ द एग्जीबिशन मिस्टर मूर्ति अनाउंस द 3 विनर्स ऑफ द एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन के लास्ट में मिस्टर मूर्ति 3 विनर्स अनाउंस करते हैं। एवरीवन हु पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन वाज गिवन सर्टिफिकेट्स, यानी सभी छात्रों को क्या मिला साहब, उस सर्टिफिकेट, एग्जीबिशन में जितने भी बच्चे भाग लिए थे सबको सर्टिफिकेट मिलता है। एंड मेमेंटोस फॉर देयर एक्सीलेंट एफर्ट द एग्जीबिशन, और सबको मेमेंटोस भी दिया जाता है। द एग्जीबिशन एंडेड विद द प्रिंसिपल डिलीवरिंग ए स्पीच, और एग्जीबिशन के लास्ट में जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो अपना स्पीच डिलीवर करते हैं, और इसी के साथ एग्जीबिशन क्या होता है, ओवर हो जाता है। इसका जो दूसरा यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, ये भी एक बार आप देख लें साहब। In today's world, mobile phones are much more than just a way to talk to someone. कहते हैं कि आज की दुनिया में मोबाइल फोन एक दूसरे से बातचीत करने का एक बढ़िया साधन है। मोबाइल फोन को हम लोग ज्यादातर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। समवन दे आर की टू लर्निंग, और ये लर्निंग का भी एक साधन है, क्रिएटिविटी का, एंड स्टेइंग कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहने का। स्टूडेंट्स यूज देम टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, और बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन से ही तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन क्लास देख रहा हूँ। एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे आपको तुरंत पहुंचाना है तो मोबाइल फोन के जरिए मैं पहुंचाता हूँ। एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब विद द एजुकेशनल एप्स, ई बुक, क्या क्या मिलता है साहब, एजुकेशनल एप्स, ई बुक एंड वर्चुअल स्टडी ग्रुप्स, मोबाइल फोन्स हैव बिकम पावरफुल लर्निंग टूल, और मोबाइल फोन को एक शक्तिशाली लर्निंग टूल्स कहा गया है। और बात सही भी है कि मोबाइल फोन को हम लोग लर्निंग टूल्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे कि बट देयर अ डाउनसाइड, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमी है साहब, टू मच स्क्रीन टाइम कैन लीड अ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग टू एंडलेस गेमिंग। हम लोग क्या करते हैं साहब, सोशल मीडिया को यूज हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रील्स देख रहे हैं, बार बार उसको स्क्रॉल करते गए, रील्स देखने में हम लोग घंटों बिता देते हैं और हमें समय का पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया जो हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए, ये सोशल मीडिया उसकी एक ड्रॉबैक बताया गया है, उसका एक डाउन साइड बताया गया है। आगे विच कैन अफेक्ट फोकस एंड इवन स्लीप, there's also the danger of falling into negative online spaces like cyberbullying or misinformation which can harm mental health। कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन के जरिए साइबर क्राइम भी होता है, और ये कैसे हो रहा है, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने से हो रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन का सही और गलत इस्तेमाल आपको लिखना है, बताना है कि मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल क्या है और मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल क्या है, वही इस आर्टिकल में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 24, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नीचे एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। आइए इसको चेंज करें साहब। सवाल क्या है पहले पढ़ लेते हैं। माय टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को जब आप चेंज करने जाते हैं तो याद रहे इसके दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं चेंज होगा, वर्ब चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच कैन से शुरुआत है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, और हम क्या करते हैं कि सेड
और सेड टू, पहला नियम इसमें ये लगेगा कि सेड या सेड टू को हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, यानी इसमें जो मेरा सेड टू चेंज होगा साहब, वो सेड टू किस में चेंज होगा, आइए चेंज करें, पहला नियम अप्लाई करें। माय टीचर सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में मी। याद रहे जब भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो मेरे पास जो कनेक्टर होता है वो इफ या वेदर होता है, तो हम लोग कनेक्टर इफ ले लेते हैं। ये यू सेकंड पर्सन है और जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मेरा मी, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई। कैन को किस में चेंज करते हैं साहब, कुड में चेंज करते हैं, आई कुड ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट दिस का दैट करते हैं, दैट हिंदी पैसेज, हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क ऊपर है लेकिन हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो फुल स्टॉप में चेंज करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा नियम ये भी है कि इंट्रोगेटिव को जब हम चेंज करते हैं तो असर्टिव की तरह चेंज करते हैं। दूसरा सवाल एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना है। आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, तो पहला नियम तो यही अप्लाई करना है साहब। और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म टेंस में परिवर्तन, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, यही नियम इसमें लगेगा। एन ऐसे ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज एम आर अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो इसको हम लोग चेंज करते हैं इज बीइंग में, एम बीइंग में या आर बीइंग में, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये सब्जेक्ट है, एन ऐसे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे साहब, इज लगाएंगे। इज और इज के साथ आपको बीइंग लगाना है, यानी टेंस में परिवर्तन भी हमारा हो गया। टेंस में परिवर्तन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब मेरा राइट है, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है और आई ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और यही मेरा सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पंक्चुएशन का है। नरेशन के तीनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था। ये 3 सवाल मिलेगा, तीनों सवाल 2-2 नंबर का होगा। टोटल आपको कितने मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 6। इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब कि ये जो एक सेंटेंस आपको मिलेगा इसमें आपको कुछ चिन्ह लगाने, और वही चिन्ह लगाने का जो मेथड होता है उसी को पंक्चुएशन कहते हैं। आइए चिन्ह लगाया जाए। सबसे पहले ये द है, द को हम लोग कैपिटल लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस का पहले शब्द का पहला लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट ये हो गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नरेशन के जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस होते हैं पंक्चुएशन में यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ऑफलाइन क्लास में हमने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जहां से शुरू होगा उस भी शब्द का पहला लेटर हमको कैपिटल से लिखना है। और ये है डू नॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट, आगे क्या है साहब, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये था पंक्चुएशन। इसके बाद साहब यहाँ मैंने एक ट्रांसलेशन लिख रखा था हिंदी में, और इसको आपको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। हालांकि ये थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है साहब। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा, जो ट्रांसलेशन हालांकि बहुत आसान है, आपको ऑफलाइन क्लास में याद होगा। एक प्रयागराज एक ऐतिहासिक शहर है, इसी को लेके मैंने आपको एक ट्रांसलेशन करवाया था। वही ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन में है, और उसी ट्रांसलेशन को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिटरेचर का पार्ट है साहब। लिटरेचर का मतलब आप समझ रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से अब आपको सवाल मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 मिलेगा, ये मिलेगा प्रोज। 27, 28 ये मिलेगा पोएट्री, और 29 और 30 जो सवाल मिलेगा ये मिलेगा आपके
सप्लीमेंट्री से कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, किसी एक का ही आपको आंसर देना है। व्हाट मेड लेंचो एग्री, मतलब लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो क्यों क्रोधित हुआ। आप भी ये पूरी स्टोरी जानते हैं कि जब लेंचो ने पत्र लिखा गॉड को तो उसने 100 पेसोस मांगा, लेकिन उसको मिला कितना, 70 पेसोस, और वही 70 पेसोस देखो उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इसी को आपको अपने आंसर में राइट डाउन करना है। आइए देखते हैं साहब कि वो अपना गुस्सा कैसे निकालता है। लेंचो बिकेम एंग्री और रिसीविंग द लेटर, जब वो लेटर रिसीव करता है, एज व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है और वो पाता है ओनली 70 पेसोस, ही रिक्वेस्टेड गॉड, ये गॉड है, आप यहाँ से आर हटा दीजिए, ये गॉड है साहब, गॉड फॉर 100 पेसोस, उसने 100 पेसोस गॉड से मांगा था लेकिन उसको मिला 70। अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार ब्रॉड कुड नॉट, ब्रॉड नहीं, यहाँ भी गॉड है साहब, गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, कहता है कि गॉड कोई गलती नहीं कर सकता। ही वॉज श्योर, वो निश्चित है, वो श्योर है कि दैट समवन हैड स्टॉलन 30 पेसोस, उसके 30 पेसोस किसी ने चुराए हैं, आउट ऑफ द 100 पेसोस, 100 में से किसी ने 30 पेसोस चुराए हैं। ही थॉट दैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वो सोचता है कि जरूर वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होंगे, हु हैड टेकन हिज मनी, जो इसका पैसा चुरा लिए, और इसी बात पर उसको क्या आता है, गुस्सा आता है। आंसर को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा साहब। अगला जो सवाल है इसमें, वो अगला सवाल है, और करके इन दो में से कोई एक ही सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किस बात के लिए फेमस है, और आप भी जानते हैं कि जो कूर्ग फेमस है, एक तो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, वहाँ के बंगलोज फेमस है, और कुछ वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है वो वहाँ का बहुत फेमस है। आंसर इसको कैसे, यही दो तीन इसमें टैग वर्ड है, आंसर कैसे देना है साहब। कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, जो भी मैंने आपको बताया कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, कॉलोनियल बंगलोज के लिए फेमस है, और एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है, और स्पाइसेस मसालों के लिए भी ये फेमस है। 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कहते हैं कि इस एरिया को जो कवर कर रखा है लगभग 30% वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर कर रखा है। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से लेके मार्च तक के बीच का जो समय है वही यहाँ के बेस्ट सीजन माना जाता है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी, इसमें और हवा में, वहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है तो वहाँ के हवाओं में भी क्या है, कॉफी महकता है साहब, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, नेल्सन मंडेला, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन स्वतंत्र नहीं है। आइए इसका आंसर दिखाएं आपको, और इसका आंसर मैं बता दूं कि नेल्सन मंडेला का कहना है शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों स्वतंत्र नहीं है, यही आपका आंसर है। इसके आंसर को कैसे मॉडिफाई करना है आइए इस पर डिस्कस करें। इसका आंसर है साहब, अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, यानी शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों फ्री नहीं है। मंडेला इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे साहब, ये अपने डायरी में एंड द मम्मी पापा को याद करते हैं और कहते हैं कि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सब किसी भी इंसान की इंसानियत इस बात में नहीं है कहीं न कहीं एक चीज का इनको बड़ा दुख होता है वो सहन करे। हमारी इंसानियत ये है कि पहले जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए और कोई मेरा भी शोषण ना करे, यही इंसानियत है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये तो मंडेला ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। लवली एंड केयरिंग फैमिली, according to Muskan elder sister, the oppressor is a prisoner of hatred and he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. So there are about 30 people need 30 people liberated. कहता है कि दोनों को, ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ट को भी दोनों को लिबरेट होने की आवश्यकता है, यानी स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। ये इसका आंसर क्या चाहती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डिड वल्ली डू, कुछ भी शेयर कर सके अपनी फीलिंग, और एक चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, उसमें एक कैरेक्टर है वल्ली नाम अपना फीलिंग, और उसके घर के सामने से डेली बस गुजरता है और वो बस को डेली देखती है आते जाते कि हमारे पास भी एक ऐसा दोस्त नहीं पाती। एक दिन जब इसको मौका मिलता है और हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा दोस्त, वो उसको बहुत मजा आता है, वो विंडो से बार-बार और वो बाहर निकलती है। कई बार तो ऐसा होता है सिगरेट भी बस चल रही होती है तो बाहर से जो उसके फेस पर हवा अटैक करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। इसके आगे आप वो कई बार बाहर के दृश्य को देखकर बड़ा उसको अमेज्ड फील होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी जरा देखिएगा, आंसर कैसे लिखना है। आइए इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हेन वल्ली व्हाट लेसन डिड इनटू द बस शी
look at everything आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सभी चीजों को, मतलब जब पहली बार तो बस में बैठिए, हम भी जब भैया पहली बार एरोप्लेन में बैठेंगे या पहली बार जब भी हम एरोप्लेन में बैठ रहे होते हैं तो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन कहते हैं कि सीधा गौतमी इन में क्या सीखती है, टुकुर टुकुर गौतमी इनमें यही सीखती है, क्योंकि हमको बड़ा जो मौत जब इमेजिनेशन जैसा लगता है, वो रियल हमको लगता है ऐसा कोई फैमिली ऐसा कोई घर नहीं रहे होते हैं, तो वल्ली के साथ भी कुछ यानी ऐसा ही होता है, वो भी टुकुर टुकुर कोई भी जरूर देख रही है वहां पे जरूर मरा हुआ आउटसाइड जब वो बाहर मिलेगा, और यही वो लास्ट में सीखते हैं कि मौत एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसे हमें एक न एक दिन और वो विंडो से बार-बार आंसर कैसे देना है ये देखते हैं। इन द एंड किसी गौतमी लर्न दैट डेथ है, तो आसपास का जो एरिया वो देखती है उसे अल्टीमेट फेट है, पहली बार ह्यूमन बस में बैठती है, एक दिन सफर करती है, उसे वाकई बहुत मजा आता है। हालांकि वो घर से कैसे निकली ये पूरी स्टोरी आप जान रहे हैं, उसे घर से निकलने का अनुमति तो नहीं था, लेकिन वो चोरी से बाहर निकलती है और फिर बस का सफर करती है, क्योंकि वो बस उसे घर से डेली आता जाता दिख रहा था, तो उसे ऐसा क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा अच्छा होता है, बस का सफर क्यों न किया जाए, तो एक प्लान करती है और बस में बैठ के क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा था कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, यानी कहा जा रहा है इसका जो नीचे आपको दो तीन 60 वर्ड में पोएम मिलेगा और उसका कोई किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया करना है। मैं आपको मोटी मोटा बता दूं, हालांकि वीडियो की लेंथ हमारी थोड़ी मोटी बन रही है, इनके पास हालांकि वीडियो की लेंथ हमारी थोड़ी लंबी बन रही है, इसलिए मैं आपको मोटी मोटा बता दूं और अपने परिवार के बारे में इन्होंने पूछा जाएगा उसमें से किसी एक आपको करना है और मैंने सभी का सेंट्रल आइडिया अपने ऑफलाइन क्लास में नोट डाउन भी करा दिया है, सब आप लर्न करके जाइएगा और 3 आपको मिलेगा, एक आपको करना है। अगर मोटी मोटी शुरुआत से आप अगर आप 3-4 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं किया होगा तो अब आप कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको 4 नंबर दिलाएगा साहब। इसमें जो पहला सेंट्रल आइडिया वो है फायर एंड आइस, यानी इसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, वही स्टोरी इसकी सेंट्रल थीम है साहब, सेंट्रल आइडिया है। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो एक बार आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे भी कुछ चीजें वो मैं आपको दिखा दूं, जैसे दूसरा जो मेरा सेंट्रल आइडिया वो है एनिमल्स भी, एनिमल्स का ये सेंट्रल आइडिया है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो टाइगर इन द जू है, इसको भी आप देख ले साहब और इसको भी अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40। मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 29 मिलेगा, 30 मिलेगा, ये सप्लीमेंट्री के सवाल होंगे और यहाँ से आपको 2 सवाल, यहाँ से आपको 1 सवाल, ये 2 सवाल आपको शॉर्ट आंसर है और ये 1 सवाल आपको लॉन्ग आंसर में अटेम्प्ट करना है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा जा रहा है कि ट्रिकी को एक्चुअल बीमारी क्या थी जिससे वो बीमार हुआ था, एक्चुअल उसको प्रॉब्लम क्या थी जिससे वो बीमार हुआ था। तो आप जानते हैं कि जब हैरियट ने डायग्नोस्ट किया, जो डॉक्टर हैरियट है, ये एक डॉक्टर है, इन्होंने पाया क्या पाया कि इसका जो हेल्थ कंडीशन बिगड़ा है वो उसकी लालच की वजह से बिगड़ा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि को जो कुछ भी मिलता था खाने के लिए वो सब कुछ खा जाता था, वो कुछ भी किसी भी चीज खाने की चीज को कभी इनकार नहीं करता था और यही लालच उसके बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती है। आंसर में यही लिखा हुआ है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है साहब वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर बी है जी, बी, और इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। हालांकि मैंने आपको दोनों आंसर करा दिया है, पता नहीं एग्जाम में कौन मिल जाए। भोलीज फादर वरीड अबाउट इट, कहते हैं जो भोली के पापा रामलाल है, इनके पापा का नाम रामलाल ही है शायद, हाँ आई थिंक इनके पापा का नाम रामलाल ही है, और ये कहते हैं कि रामलाल की जो चिंता थी अपनी बेटी को लेकर वो किस बात की चिंता थी। तो आइए इसका आंसर देख लिया जाए कि भोलीज फादर रामलाल, हाँ ये देखिए रामलाल was worried for भोली because she was an ugly and dumb girl। और भोली के बारे में आप जान रहे भोली दिखने में कैसी थी, भोली कैसे दिखती थी। She had pock marks on her face and stammered while speaking which might become a hurdle in her मैरिज। तो इसका ये आंसर था साहब, आंसर को एक बार आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 30 ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस मॉडल पेपर का, पहले मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे साहब कि व्हाट कुड
व्हाट कुड हैव हैपेंड इन मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। एक चैप्टर आपको नेकलेस नाम से मिला होगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा साहब, और यहाँ से सवाल भी आपको मिलता है। और इसका जो आंसर है मैंने आपको आंसर भी दे रखा है कि कहते हैं कि व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या ऐसी घटना घटित हो जाती यदि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि मटिल्डा वो नेकलेस, जो नेकलेस पूरी स्टोरी में जिस नेकलेस की बात हो रही है, अगर वो नेकलेस न खोया हुआ हो, न खोता, तो कौन सी घटना घट सकती थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। और इसका आंसर भी आपको पहले से भी, और ये स्टोरी आपने पहले से पढ़ रखा होगा, और इसके आंसर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार वीडियो पॉज करके इसके आंसर को आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर अभी आगे भी आपको मिलेगा, इसका आंसर यहाँ तक है, इसके वही मटिल्डा नेकलेस वाली स्टोरी का ये आंसर यहाँ तक है, इस स्टोरी को आप पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हालांकि दो में से एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको दोनों दिखा दे रहा हूँ। पूछ रहे साहब अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट नाम का एक चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री में मिला होगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल अक्सर मिलते हैं, और साइंटिस्ट नाम के जो चैप्टर है, इस बार उस चैप्टर से सवाल आपको मिल सकता है साहब, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी खूबियां होती है। इस चैप्टर को आपने पहले भी पढ़ रखा है, डिस्कस भी हुआ है, और उसमें बताया गया है कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। वो सारे क्वालिटीज को इस आंसर में मैंने राइट डाउन कराया है, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। इस आंसर को पूरा एक बार आप देख लें और वीडियो को पॉज करके आप इसको आंसर को लिख लीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका पूरा आंसर, और ये है इसका पूरा आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर को साफ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला मॉडल पेपर था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें मैंने पूरा 1 से लेके 30 तक आपको पूरा क्वेश्चन साहब दिखाया, हल करके दिखाया, सॉल्यूशन भी आपको दिया। अगर आपने पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को देखा होगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको लगा होगा कि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं। और अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं और शानदार तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी को और शार्प करना चाहते हैं, तो ये वीडियो अभी भी आप पूरा देखिएगा साहब। इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार आप देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अब मुझे क्या काम करना है, अब इसके बाद मुझे मॉडल पेपर 2 लेके आना है, और मॉडल पेपर 3, 4 एंड 5, टोटल में आपको कितना मॉडल पेपर दूंगा साहब, 5। आपको करना क्या है कि इस पांचों मॉडल पेपर को पूरा देखना है। ये आज हमारा पहला मॉडल पेपर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। पूरा वीडियो आप जरूर देखे होंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में साथ शेयर भी करिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब आप जरूर करिए। इसी चैनल पर आगे जो भी मॉडल पेपर है मैं इसी पे अपलोड करने वाला हूं। आपके लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अभी बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आपको बताना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन मिस किया है। एक क्वेश्चन मैंने मिस किया है, और कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस किया है यही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 में, और तब तक आप ये वीडियो देखिए, पूरी तैयारी करिए, और फिर एक दिन बाद, आज 3 तारीख है, ठीक 5 तारीख को शाम में 6-7 के बीच में हम आपको मॉडल पेपर 2 देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।